Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, the previous classes were discussing about the unit number 3rd. In this, we completed with the heading, the initial and the immediate care in the newborn. In this same is in the next heading, we are going to be discussed, that is the daily routine care and the essential newborn care. ठीक है, तो next heading में हम discussion करेंगे about the डेली रूटीन केयर एंड द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. ठीक है, मतलब डेली रूटीन के लाइफ के अंदर उसका बर्थ होने के बाद के अंदर जितना उसका जो 28 डेज तक का जो न्यूनेट जो पीरियड रहेगा. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से जो डेली रूटीनली जो सर्विसेज या फिर केयर वगैरह रहेगी वो उस न्यूबॉर्न के ऊपर एप्लीकेबल की जाएगी. ठीक है, उसी के अंदर फर्स्ट वन आएगा द वार्म द चाइल्ड. ठीक है, द वार्म द चाइल्ड मींस एज टू prevent the hypothermia which is a silent killer in the child. ठीक है, मतलब डेली रूटीन केयर के लिए जो उसके अंदर जो फर्स्ट जो केयर उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी द वार्म द चाइल्ड. ठीक है, मतलब जो चाइल्ड रहेगा तो उसकी जो टेम्परेचर रहेगा उसको हमको मेंटेन करके रखना है, उसको वार्म होता है वो हमको फील करवाना. ठीक है, उसको वार्मनेस होगी वो हमको प्रोवाइड करवानी. ठीक है, एज टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया. ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके अंदर बर्थ होने के बाद में जो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि जो प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस के अंदर होता है तो उसका एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है. ठीक है, इसके अलावा जो एम्नियोटिक फ्लूइड मतलब जो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस के अंदर रहता है. ठीक है, तो बेबी होता है वो उसके आसपास में जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है. ठीक है, तो हमारे जो स्किन के ऊपर यदि एम्नियोटिक फ्लूइड या फिर जो कोई भी लिक्विड वगैरह रहेगा तो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो इवेपोरेट हो गया मतलब जो वाष्प बन के वो उड़ जाएगा. तो बॉडी होगी वो उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा और बेबी उसके अंदर जो बॉडी होगी वो उसके ठंडी हो जाएगी. ठीक है, तो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन होगी और इसी हाइपोथर्मिया को which is a silent killer in the children. ठीक है, और चिल्ड्रंस के अंदर वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो इसी की वजह से जो टेम्परेचर है मतलब उसके जो वार्म है उसके अंदर जरूरी रहता है. ठीक है, the changing environment in the intrauterine to the extrauterine varied in the temperature. ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस होता है जो बेबी होता है उसका जो एनवायरनमेंट मतलब इंट्रायूटेराइन से वो एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस उसके अंदर आ जाता है. ठीक है, सो रैप द चाइल्ड इमीडिएटली द प्री वार्म टॉवल. ठीक है, और तो बर्थ होने के बाद में इमीडिएटली हमको पहले से जो गर्म किए हुए जो टॉवल होता है. ठीक है, जो रैप द चाइल्ड मतलब उसको लपेट लेना है. ठीक है, जो चिल्ड्रंस रहेगा उसको हमको लपेट लेना है इमीडिएटली द प्री वार्म टॉवल. ठीक है, मतलब पहले से जो गर्म किए हुए जो टॉवल रहेंगे उनके अंदर हमको उसको रैप कर देना है. ठीक है, देन नेक्स्ट अवॉइड द एक्सपोज टू द एयर. ठीक है, और उसको खुले हवा के अंदर उसको एक्सपोज करने से उसको अवॉइड करवाना है. ठीक है, उसको डायरेक्टली हवा के अंदर एक्सपोज नहीं करना है वरना जो वाष्प के साथ में इवेपोरेट होके उसका जो लिक्विड मतलब उसके ऊपर जो भीगा रहे नमी रहेगी वो टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट कीप अंडर द रेडिएंट वार्मर. ठीक है, या फिर उसको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए रेडिएंट वार्मर होता है, एक मशीनरी इक्विपमेंट रहेगा रेडिएंट वार्मर, उसके नीचे हम उसको रख सकते हैं. ठीक है, एंड कॉन्टेक्ट विद द मदर स्किन टू स्किन एज अ KMC. ठीक है, या फिर जो लो बर्थ वेट बेबी रहेगा मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसके अंदर प्री मेच्योर है या फिर उसका जो वेट है वो नॉर्मल नहीं है. ठीक है, जो एस क्राइटेरिया का बहुत ही वीक है. ठीक है, तो उसके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उसको तो कंगारू मदर केयर. ठीक है, मतलब आगे पोर्शन के अंदर कंगारू मदर केयर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. तो कंगारू मदर केयर के अंदर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वो मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अंदर होता है और मदर का टेम्परेचर होता है वो चिल्ड्रंस का जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके टेम्परेचर को रेगुलेट उसके अंदर कर सकता है. मतलब हीट होगी वो ट्रांसफर हो जाती है मदर की स्किन से कांटेक्ट के अंदर आने की वजह से. ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड जो केयर रहेगी द ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, तो इमीडिएटली रूटीनली केयर के अंदर उनको एडवाइस करवाया जाता है. ठीक है, और इसके अंदर ये एसेंशियल भी होता है कि बेबी को बर्थ होने के बाद में उसको एनर्जी के लिए उसकी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए या फिर जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको फीडिंग करवाने का जरूरत रहता है. ठीक है, तो बर्थ होने के बाद में हाफ एन आवर मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है उसके हाफ एन आवर के बाद में ही
जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमको स्टार्ट करवा देना है, ठीक है। और उनको एडवाइस करवाना है कि ओनली फॉर जो 6 महीने तक हम ओनली फॉर उसको डिपेंडेंट रखना है ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर उनको 6 महीने तक उनको रखने का उनको बोलना है, ठीक है। और इसके साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी उसके हम जो बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या होते हैं उन सबसे रिलेटेड उनको एक्सप्लेनेशन हमको करना है। देन नेक्स्ट थर्ड वन आएगा स्किन केयर, ठीक है। जो बेबी रहेगा उसको बाथिंग मतलब बाथिंग वगैरह तो हम उसके अंदर नहीं करवा सकते क्योंकि जो इनिशियल स्टेज के अंदर होता है तो उसको बाथिंग वगैरह नहीं करवा सकते, ठीक है। इसी की वजह से उसको स्किन की केयर करने के लिए ऐसा रहेगा कि बेबी जब बर्थ होता है, ठीक है, तो बर्थ होने के बाद में इसके ऊपर जो एक येलो कलर की या जो गोल्डन कलर का इसके ऊपर एक जो पीली लेयर होती है जिसको हम वो बहुत ही थोड़ी सी चिपचिपी जो बिस्किट टाइप के मतलब ऐसे जो जेली लाइक टाइप की उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इस लेयर को उसको क्लीन करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से डेली रूटीनली केयर के अंदर उसकी जो स्किन केयर होती है मतलब ऐसे फॉर्म ऑफ द बाथिंग मतलब बाथिंग के फॉर्म के अंदर बेबी को नहलाया नहीं जाएगा पर उसी फॉर्म के अंदर उसकी स्किन केयर होगी वो देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो वो स्किन केयर होती है वो उसके अंदर कैसे दे सकते हैं कि उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर जो गोल्डन कलर की जो वर्निक्स जो लेयर्स होती है वर्निक्स कैसियोसा की जो लेयर उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो उसको या तो फिर जो स्पंज रहेगा मतलब स्पंज को भिगोगे तो स्पंज को पानी के अंदर या फिर नॉर्मल सलाइन के अंदर उसको डीप करके उसको भिगो के स्किन वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर हमको स्किन उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा रहेगा जो प्री वार्म टॉवल मतलब या तो फिर टॉवल या फिर कोई कपड़ा वगैरह रहेगा तो उस कपड़े को लेके वो स्किन वाला पूरा पार्ट रहेगा वो उसके अंदर हम उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा स्किन की केयर हो सकती है। ये सब होने के बाद में यदि उसको और उसका स्किन के अंदर सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑयल मसाज वगैरह उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल का मसाज उसके अंदर करेंगे जिसकी वजह से स्किन का जो इंटीग्रिटी मतलब उसके अंदर मॉइस्टनेस होगा वो उसके अंदर बना हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये सब इंक्लूडेड रहेगा स्किन केयर के अंदर, ठीक है। आफ्टर क्लीन द बिस्किट लेयर मतलब बहुत ही ऐसे चिपचिपी जो वर्निक्स कैसियोसा नाम की जो लेयर होती है उसको हमको क्लीन करना है, ठीक है। अप्लाई द स्पंज बाथ का मतलब जो एक स्पंज होता है वो भिगो के पानी के अंदर या फिर जो नॉर्मल सलाइन से उसको पूरी स्किन को हमको डेली रूटीनली हमको उसको क्लीन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑयल मसाज और स्क्रैपिंग बाय द टॉवल और टॉवल के द्वारा भी हम उसको जिसके ओनली फॉर उसके अंदर साफ सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा डेली रूटीन केयर के अंदर फर्स्ट वन था वार्म द चाइल्ड मतलब चाइल्ड को गर्माहट होगी वो हमको उसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो उसको बेनिफिट्स के साथ में उनको बताना है, ठीक है। उसी के बाद में आएगा स्किन केयर रहेगी वो उसके अंदर अप्लाई करने का जरूरत रहेगा। Hello, once again, good morning all of you. In the pediatric portion, in the previous classes we were discussing about the unit number 3, the neonate care. In this we completed with the immediate and the initial care in the newborn baby. The next one, in same unit we are discussing about the heading daily routine care and the essential newborn care, ठीक है। तो डेली रूटीन केयर या फिर जो एसेंशियल मतलब उसकी जो नीडेड के अकॉर्डिंग उसकी जो इम्पोर्टेंट जो केयर वगैरह सर्विसेज उसकी जो नीड को कंप्लीट करने के लिए जो सर्विसेज वगैरह रहेगी वो एसेंशियल या फिर जो डेली रूटीन की लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए जो नीड्स और सर्विसेज होती है वो उसके अंदर दी जाएगी, ठीक है। The type of care or the services मतलब एक टाइप की जो सर्विसेज apply to the child after the child spend some time duration in the extra uterine life, ठीक है। मतलब ऐसी जो सर्विसेज होगी जो इमीडिएटली के अलावा जब चाइल्ड होता है वो थोड़ा जो टाइम पीरियड होता है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर मतलब जो बाहर का जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर थोड़ा टाइम पीरियड होता है वो स्पेंड करता है, ठीक है। वह उसी के साथ साथ के अंदर जो सर्विसेज उसके अंदर दी जाती है, ठीक है, एज अ पर्पस और द फुलफिल द डेली रूटीन, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन की जो डेली नीड्स होती है मतलब खाना पीना होता है, स्किन की केयर होती है, कपड़ा पहनना होता है, ठीक है, वह उसकी जो सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। बाउल एंड ब्लैडर का पैटर्न होना चाहिए वो अच्छा होता है। तो जैसे सेम एज इट इज उस न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी भी डेली रूटीन की लाइफ होता है मतलब जितना थोड़ा बहुत टाइम होता है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर गुजारेगा, ठीक है। और गुजारने के बाद में उसकी भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
अच्छे से हो सके, उसकी भी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स होंगे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और उसकी जो सेफ्टी होगी वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो इसी पर्पस के साथ में जो डेली रूटीन के केयर या फिर उसके लिए जो एसेंशियल मतलब जो नेसेसरी जो केयर होती है वो उसके अंदर अप्लाई की जाती है, तो दैट इज comes under the daily routine care and the essential newborn care, ठीक है। It is included the various criteria and the services under it. Okay, the next fourth one, the daily routine care included the care of the umbilical cord, ठीक है। मीन्स जो बर्थ होने के बाद में इमीडिएटली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको हमने क्लैंप करके उसको कट किया गया था, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक उसके जो लेंथ के अकॉर्डिंग उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो प्लेसेंटा के साथ में जो अटैचमेंट होता है उस लिंक को हमने क्लैंप और कट करके उसको अलग किया था, ठीक है। बट उसके अंदर भी थोड़ा जो लेंथ के अंदर मतलब थोड़ा जो पार्ट होता है 3 सेंटीमीटर जो पार्ट होता है वो अभी भी उसका जो नाभि वाला जो पार्ट होता है मतलब जो अम्बिलिकल वाला पार्ट होता है वहां पे वो अटैच रहता है, ठीक है। तो उसी की भी केयर करनी उसके अंदर जरूरी होता है क्योंकि इस रूट के द्वारा भी इन्फेक्शन उसके अंदर लगने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर एज आफ्टर द क्लैंप एंड द कट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके या फिर जो कट ऑफ करने के बाद में उसकी जो केयर करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिकली शेडेड डाउन, ठीक है। और उसके अंदर ऐसा होता है कि जो बचा हुआ था थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो इमीडिएटली जो ऑटोमेटिकली वो टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसको हमको वापस कट करने का जरूरत नहीं होता है या फिर इसके अलावा उसके अंदर उसको कोई जो क्रीम या फिर कोई अदर जो वैसलीन वगैरह या फिर कोई बैंडेज वगैरह करने का जरूरत नहीं होता है या फिर इसके अलावा जो कल्चरल मिसबिलीव होता है उसके ऊपर चंदन वगैरह लगाना या फिर जो गोबर वगैरह लगाना या फिर कोई अदर मटेरियल वगैरह होता है वो टीका वगैरह उसके ऊपर लगाने का जरूरत जो कल्चरल मिसबिलीव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लगाने को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन द केयर ऑफ द आईज, ठीक है। मतलब कोई भी जो आईज से रिलेटेड जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज हमने जो पढ़ा था, ठीक है, जो न्यूनेट्रम जो कंजक्टिवाइटिस वाले कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर जो स्टाई वाली प्रॉब्लम मतलब आंखों के अंदर स्टाई आंखें दुखने लग जाती है, आंखों का इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, द क्लीन द आई डेली मतलब जो डेली रूटीनली लाइफ के अंदर जो केयर होगी वो आंखों की उसके अंदर करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। एंड क्लीन द आईज फ्रॉम द इनर कैंपस टू द आउटर कैंपस, ठीक है। मतलब इनर कैंपस तो आउटर कैंपस के अंदर हमको क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है। मतलब ये आंख वाला जो पार्ट रहेगा तो आंखों के अंदर जो केयर करने का जो क्राइटेरिया उसके अंदर ऐसा रहेगा कि ये आंखों का अंदर वाला ये इनर कैंपस है और ये आउटर कैंपस मतलब ये चेहरे का आउटर वाला पार्ट है और ये नाक वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये वाला रहेगा इनर कैंपस रहेगा और ये आउटर कैंपस वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो क्लीन करने का जो क्राइटेरिया रहेगा ये इनर वाला कैंपस रहेगा इस वे के हमको क्लीन करना, ठीक है। तो अलग अलग कॉटन लेके हमको इस वे के अंदर यहाँ से कॉटन को रखना और इस वे के अंदर हमको साफ सफाई इसके आंखों की करनी, ठीक है। तो इसका साफ करने का क्राइटेरिया इनर कैंपस से लेकर आउटर कैंपस की तरफ हमको क्लीन करना है, ठीक है। और ईच आंख मतलब जो 2 आंखें होती है तो जो सेपरेटली जो एक आंख के लिए हमको 1 या 2 जो गॉज पीस होता है या फिर जो स्पंज होता है या फिर जो कॉटन स्वैब होता है वो उसके अंदर हमको लेने का जरूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्लीन करते वक्त हमको सेपरेटली कॉटन स्वैब होता है वो हमको लेना है, ठीक है। इसकी वजह से वरना तो ऐसा होगा कि ये वाला आंखों का पार्ट होगा उसका इन्फेक्शन होगा वो दूसरी आंख के अंदर भी ट्रांसफर होने का चांस उसके अंदर हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट अनदर डेली रूटीन केयर आएगा बॉवेल एंड द ब्लैडर पैटर्न, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है तो उसका जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो एक्सक्रीशन या फिर जो गैस्ट्रेशनल सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से उसके अंदर चल रहा है तो उसके अंदर हमको असेसमेंट किया जाएगा बाय द बॉवेल एंड द ब्लैडर मतलब उसका जो स्टूल पास आउट या फिर जो टॉयलेट वाला जो प्रोसेस होगा उसको चेकआउट करके, ठीक है। तो उसी के दौरान जो मेंटेन द आईओ चार्ट मतलब जो कितना इनपुट लिया है और कितना आउटपुट उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वो सब उसके अंदर मेंटेन करके रखना है और उसका हमको टाइम टू टाइम उसको इनिशिएट करवाना
इनिशिएट करवाना है, और जो टॉयलेट का जो प्रोसेस होता है वो भी उसके अंदर हमको इनिशिएट करवाना है, ठीक है। यदि वो नहीं हो पाता है तो कैथेटराइजेशन लगवा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले कंडीशन में तो एनिमा वगैरह उसके अंदर लगा के उसको इनिशिएट करवाना है, ठीक है। तो बॉवल और जो ब्लैडर का बैटल होगा वो आपको इनिशिएट मतलब उसके अंदर स्टार्टिंग करवाना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द ओरल फ्लूइड फॉर इट, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड का ओरली फ्लूइड होगा वो हमको देने का जरूरत है, तो इसकी वजह से किडनी का फंक्शन अच्छे से हो पाएगा और इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होगा वो उसके अंदर अच्छे से होगा। तो बॉवल और जो ब्लैडर पैटर्न होगा उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर कलेक्टिंग फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। उसी के बाद उसी के साथ साथ जो जेनिटेलिया वगैरह पार्ट होगा तो उस जेनिटेलिया को क्लीन करने का जरूरत रहेगा, और जो ग्रोइंग वाला पार्ट रहेगा मतलब जो एनस वाला जो पार्ट होता है वो भी उसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमको उसके अंदर डेली रूटीन केयर करने का उसके अंदर जरूरत रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आएगा क्लोथिंग, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रंस होता है तो उनको स्किन की सेफ्टी के लिए या फिर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, तो ये सब मेंटेनेंस करने के लिए उनको क्लोथ होता है मतलब कपड़े होते हैं वो उनको पहनाए जाते हैं, ठीक है। अगर छोटे बच्चों के लिए कपड़े होने चाहिए वो किस टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो उनका क्राइटेरिया रहेगा द क्लोथ्स नॉट टाइट एट द नेक और द एब्डोमेन, ठीक है। और जो बेबी रहेगा उसको ब्रीदिंग लेने के अंदर डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और अदर कोई एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, तो वो गले से टाइट नहीं होने चाहिए, और एब्डोमेन वाला पोर्शन रहेगा उससे जगह से भी वो टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो थोड़े बहुत गले के वहां से और जो एब्डोमेन वाला एरिया रहेगा उस जगह से वो थोड़े लूज होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट सॉफ्ट एंड नॉट इची टाइप, ठीक है। और उनके जो कपड़े होने चाहिए वो सॉफ्ट नेचर के होने चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको कुछ इरिटेट हो सके या तो फिर कुछ ऐसे सिल्क मैटर या फिर जो अदर कोई वेलवेट के मैटर के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। नायलॉन के कपड़े बने हुए तो इसको क्या होता है कि इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इसके वजह से उनके ऊपर इजीली उसको इरिटेशन या फिर जो इचिंग वगैरह होगी वहां पे उसको रेडनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से सॉफ्ट या फिर जो अच्छी तरीके से बने हुए जो कॉटन के होते हैं मतलब ओनली फॉर जो कॉटन के बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो चिल्ड्रंस के लिए हमको प्रेफर करना रहेगा, ठीक है। Then next, not use the moose balls if used and expose the clothes to the sun rays, ठीक है। और ऐसा होता है कपड़ों के अंदर कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे, ठीक है। तो कीड़े वगैरह नहीं लगे तो गोली आती है जिसको हम ऐसे कपूर का गोली बोलते हैं, ठीक है। जो कपूर का गोली इस वे के अंदर जो कपड़ों के अंदर रखने की जो गोलियां आती है, ठीक है। जो व्हाइट कलर की जो गोली आती है जो कपूर का गोली उसको हम इंग्लिश के अंदर मूथ बॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मूथ बॉल्स होगी वो उसके कपड़ों के अंदर हमको एक्सपोज नहीं करवाना है, ठीक है। इफ वी एक्सपोज द चिल्ड्रंस क्लोथ टू द मूथ बॉल्स देन वी हैव टू बी एक्सपोज द क्लोथ टू द सन रेज, ठीक है। यदि हम उनका कपड़ों को यदि उस कपूर का गोली के साथ में उसके अंदर रखा है, ठीक है, तो डायरेक्टली उस क्लोथ्स को चिल्ड्रंस को हमको नहीं पहनाना है, ठीक है। उसके बाद में हमको सबसे पहले उसको सनरेज के अंदर उसको हमको रखना है, ठीक है। यहाँ पे उसको वापस धो के चिल्ड्रंस को हमको पहनाना है, वरना स्किन का उसके ऊपर इरिटेशन वगैरह या फिर अदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है वो उस मूथ बॉल की वजह से उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। Okay, so these are about the daily routine care, the bowel pattern and the clothing. Okay, the next heading in the daily routine care that is immunization, ठीक है। तो बर्थ होने के बाद में बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए या फिर कोई और पर्पस के लिए जो इम्यूनाइजेशन होता है तो बर्थ के टाइम के बाद में उसके अंदर जो जरूरत होती है चिल्ड्रंस के अंदर as early as possible to prevent the communicable diseases in the children, ठीक है, at the birth time, ठीक है। मीन्स जो अर्ली जितना पॉसिबल हो सके उतना जो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन जो होता है मीन्स जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल होता है तो उस टाइम में जो बर्थ के टाइम के दी जाने वाली जो वैक्सीनेशन होती है या फिर कोई अदर पर्पस के लिए जो वैक्सीनेशन मतलब चिल्ड्रंस को कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो, ठीक है, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। तो एट बर्थ टाइम द वैक्सीनेशन शुड बी डन एज अ बीसीजी, मतलब बर्थ के टाइम पे दी जाने वाली जो वैक्सीन होती है वो बीसीजी होती है
ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज होता है, और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो बेबी को बर्थ के टाइम पे दी जाती है, ठीक है। तो डेली रूटीन लाइफ के अंदर उसके अंदर ये केयर होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो पर्पस के लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है, तो चिल्ड्रंस को बर्थ होने के टाइम के अंदर जो विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर उसको इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। मतलब बेबी को डेली रूटीनली केयर के इंक्लूडेड अंदर उसके अंदर विटामिन के का इंजेक्शन होता है वो उसको इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और विटामिन के होता है वो एंटीकोएगुलेशन मतलब जो ब्लड के क्लॉटिंग को होने से बचाता है, मतलब उसको प्रिवेंट करता है कि ब्लड होता है वो कहीं पे भी उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा क्राइटेरिया होता है कि एडल्ट इट सीक्रेट्स बाय द नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन के होता है उसका सिक्रेशन मतलब एंटीकोएगुलेंट होता है, उसका जो सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा होता है कि हमारे इंटेस्टाइन वाले जो पोर्शन के अंदर जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के अंदर जाता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल होता है वो लंबे समय तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल होता है, तो उस लार्ज इंटेस्टाइन एरिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाते हैं बट वो हमारी बॉडी को कुछ नुकसान होता है वो नहीं पहुंचाते यदि वो लार्ज इंटेस्टाइन तक ही लिमिटेड रहे, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर वो कुछ नुकसान होता है वो नहीं होता है, उल्टा बेनिफिट होता है कि उनके द्वारा जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो विटामिन के उसका जो सिक्रेशन उस जगह से उसके अंदर होता है, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेशन जो फैक्टर्स होता है वो उसके अंदर वहां पे इंटेस्टाइन का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उनके द्वारा सिक्रेशन होता है। अभी वो सब कैसा होगा जब वो खाना खाएगा वेस्ट मटेरियल बनेगा सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर और वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर रहेगा, उसके बाद में ये सब डेवलप होगा, ठीक है। बट इसका कंपैरिजन किया जाए चिल्ड्रंस के अंदर, अभी चिल्ड्रंस का तो उसका नया नया उसके अंदर बर्थ हुआ है, ठीक है, वो ओनली वो जो ज्यादा हैवी डाइट होता है वो उसके अंदर नहीं खा रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो ज्यादा वेस्ट मटेरियल होगा वो बनेगा नहीं, और उसकी वजह से जो एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर सिक्रेशन नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे और विटामिन के और इसके अलावा जो एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह होंगे वो उसके अंदर सीक्रेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे बाहर की तरफ से जो बना बनाया एंटीकोएगुलेंट जो विटामिन के होगा उसका सिक्रेशन करवाने के लिए जो विटामिन के का इंजेक्शन होगा वो लगाया जाएगा, ठीक है। बस जब वो बड़ा हो जाएगा वो खाना खाने लग जाएगा और नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे उसके बाद में ये जो दवाई होगी वो उसके अंदर हम स्टॉप कर देते हैं, बट बर्थ के टाइम पे ये विटामिन के का इंजेक्शन उसको लगाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द डेली रूटीन केयर एंड एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, मतलब न्यूबॉर्न से रिलेटेड ये सब जो एसेंशियल केयर होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। सबसे पहले हमको उसको वार्म मेंटेन करवाना है, उसकी स्किन का केयर हमको करवाना है, ठीक है। इसके अलावा उसको हमको ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो इनिशिएट करवाना है, ठीक है। उसका क्लोथिंग का पैटर्न रहेगा, उसका इम्यूनाइजेशन का या फिर अदर जो उसको बॉवल एंड ब्लैडर का पैटर्न का, ठीक है। इसके अलावा जो उसका विटामिन के का इंजेक्शन होगा या फिर जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है उसका केयर होगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द डेली रूटीन एंड द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। Okay, then next after the daily routine care and the essential newborn care, then next one the as some birth marks regarding the newborn, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो उसको बर्थ के टाइम के अंदर कुछ स्किन के ऊपर कुछ ऐसे जो मार्क्स होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे जो निशान वगैरह या फिर जो स्किन के ऊपर बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो बर्थ के टाइम से ही उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कुछ माइनर एलिमेंट्स मतलब जो माइनर कोई इश्यूज वगैरह या फिर जो माइनर जो डिसऑर्डर्स के अंदर इनको इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। तो वो बर्थ मार्क्स रहेंगे वो बर्थ के टाइम से उसके अंदर एक जो माइनर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। एंड दे स्पॉन्टेनियसली रिकवर, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली कुछ होते हैं वो
ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाता है, सेल्फ डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ सर्जरी वगैरह किसी के अंदर जरूरत पड़ती है और ज्यादातर होता है वो खुद ही सेल्फ डिसअपियर उसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बर्थ मार्क्स कौन से होंगे, तो उसके अंदर फर्स्ट वन आएगा द टैलेंसिएटिक नेवी, ठीक है। जो टैलेंसिएटिक नेवी रहेगा, ठीक है, तो उस टाइप का जो बर्थ मार्क्स रहेगा और उसको दूसरा नाम स्टॉर्क बाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब बर्थ होने के टाइम पे एक टैलेंसिएटिक नेवी नाम का जो बर्थ मार्क्स उसके अंदर अवेलेबल होता है, तो इसको हम दूसरा नाम जो स्टॉक बाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, द डायलेटेड द कैपिलरीज ऑन द टिप ऑफ द नोज, ठीक है, एंड द ऑक्सीपिटल एरिया। मीन्स जो डायलेटेड मतलब कैपिलरीज होती है, मतलब जो ये नाक वाला जो एरिया रहेगा, ये नाक वाला एरिया या फिर जो ऑक्सीपिटल वाला एरिया होता है, ठीक है, तो इस ऑक्सीपिटल वाले एरिया के अंदर या फिर जो नाक वाला जो एरिया रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो कैपिलरीज होती है, मतलब जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है वो उसके अंदर डायलेट हो जाएगी, मतलब उनका जो डायलेटेशन होगा वो उसके अंदर हमको उभरी हुई उसके अंदर लगेगी और उसका डायलेटेशन होगा, वो नाक का जो टिप वाला एरिया होगा वहां पे और ऑक्सीपिटल वाला बोन का जो एरिया होगा वहां पे जो स्मॉल जो कैपिलरीज होती है, मतलब आर्टरी ये जो सबसे छोटी या ब्लड वेसल्स का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है कैपिलरीज, ठीक है, वो कैपिलरीज होती है वो उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो डायलेटेशन रहेगी, ठीक है। इसके वजह से अपीयरेंस पिंक और रेड, ठीक है, और उस नाक वाले एरिया के अंदर या फिर जो ऑक्सीपिटल वाला जो एरिया रहेगा उस ऑक्सीपिटल एरिया या फिर नाक वाला जो एरिया होगा वहां पे हमको पिंक कलर या फिर जो रेड कलर का निशान होगा वहां पे हमको नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। And it automatically disappear in the 2 year of the age and no surgery required, ठीक है। और ये only for जो automatically disappear हो जाता है 2 साल की एज के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर disappear हो जाता है, ठीक है। Then next second the birth marks रहेगा the nevus flammus, ठीक है। तो nevus flammus वाला जो एक बर्थ मार्क्स रहेगा जिसको दूसरा नाम हम पॉट वाइन स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज अ टफ कैपिलरीज अपीयरेंस एज अ डार्क रेड ऑन द फेस एंड डीप टू द स्किन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो भी एक जो स्मॉल जो कैपिलरीज होती है, मतलब इसके अंदर जो निशान होगा वो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो कैपिलरीज होती है वो पूरा टफ्ट का मतलब रहेगा कि उसके अंदर जो डायलेटेड जो कैपिलरीज होगी वो एक ग्रुप के अंदर होगी, मतलब एक पूरा बंच के फॉर्म के अंदर एक बंच के फॉर्म के अंदर जो कैपिलरीज होगी वो उसके अंदर डायलेटेड रहती है, ठीक है। और ये जो डायलेटेशन ये टाइप का जो बर्थ मास होगा वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, डार्क रेड उसके अंदर अपीयरेंस दिखेगी और ये सबसे ज्यादा फेस के ऊपर रहेगा और डीप टू द स्किन और स्किन के अंदर डीपली वो हमको अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो उस बर्थ मार्क्स को नेवस फ्लैमस या फिर पोर्ट वाइन स्टेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। It may be disappear automatically and also may need the cosmetic surgery. ये may be automatically 2 साल तक की एज के अंदर disappear हो भी सकता है और नहीं भी हो तो उसके लिए cosmetic surgery वो उसके अंदर हम applicable कर सकते हैं। Okay, the next the third one birth marks that is a nevus वस्कुलोसस, ठीक है। तो थर्ड जो बर्थ मार्क्स रहेगा उसका नाम रहेगा नेवस वस्कुलस, दैट इज आल्सो नॉट एज स्ट्रॉबेरी मार्क्स, ठीक है, मतलब स्ट्रॉबेरी मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द एलिवेटेड कैपिलरीज ऑन द हेड रीजन एंड अपीयर द रेड इन कलर, ठीक है। मींस जो एलिवेटेड हुआ मींस इस वे के अंदर जो एलिवेटेड हुए जो अपीयरेंस होगा जो कैपिलरीज होगी वो हेड वाला रीजन होगा, तो ये हेड वाले रीजन के अंदर जो कैपिलरीज होगी वो इस वे के अंदर एलिवेटेड फॉर्म के अंदर रहेगी और उसका अपीयरेंस होगा वो रेड कलर के अंदर होगा, तो इसकी वजह से स्ट्रॉबेरी मार्क्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इट डिसअपियर एट द 9th month ऑफ द एज, ठीक है, मतलब अप्रोक्स 1 ईयर या जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उस 9 महीने के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन फोर्थ वन रहेगा द मंगोलियन स्पोर्ट, ठीक है। द मंगोलियन जो एक जो रेस होती है, मतलब एक जो मंगोलियन जो कास्ट के जो पीपल्स होते हैं मतलब थोड़े डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। तो उनके जो चिल्ड्रंस होता है उनके अंदर ये ज्यादातर बर्थ मार्क्स होता है वो नोटिस किया जाता है,
एरिया होता है, ये लंबर जो वर्टिब्रा और जो सैक्रम वाला जो एरिया होगा, उस वाले एरिया के अंदर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। मीन्स जो डार्क स्किन कलर वाले जो बेबीज होंगे उस एरिया के ऊपर ब्लू कलर के जो मार्क्स होते हैं, मतलब कमर वाला एरिया होगा, उस एरिया के ऊपर जो ब्लूइश डिस्कलर उसको मार्क्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उनको मंगोलियन स्पॉट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड ये डिसअपियर इन द 1 ईयर ऑफ द एज, ठीक है, वो 1 साल की एज के अंदर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट फिफ्थ वन द मिलिया, ठीक है। द मिलिया इट इज अ वाइट डॉट्स ऑन द फॉरहेड, ठीक है। मीन्स जो फॉरहेड वाला पार्ट रहेगा, ये वो जो ललाट वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट के अंदर जो ऐसे जो बाजरी होता है, मतलब जो एक जो मिलेट्स का मीन्स होता है जो बाजरा जो खाने का एक जो ग्रेस होता है, एक जो क्रॉप होता है, जो बाजरे के जैसे जो छोटे छोटे निशान होते हैं वो उस जगह के ऊपर बेबी के अंदर नोटिस किए गए थे, ठीक है। उसका जो रीजन रहेगा ड्यू टू द सीबेसियस ग्लैंड ब्लॉक, मतलब जो एक जो सिबम नाम का जो प्रोडक्ट होता है उसको सिग्रेशन करने वाली जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे एनलार्जमेंट होता है, वो उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर जो स्पॉट होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो उसके अंदर अपीयरेंस होंगे, वो व्हाइट कलर के अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पॉट्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली 4 to 6 मंथ के अंदर, मतलब हाफ एन ईयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द बर्थ मार्क्स नोटिस इन द बेबी, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी होगा उसके अंदर सर ये जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हेडिंग रहेगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।